सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। राज्यसभा में 3 नॉमिनेटेड मेंबर बीजेपी में शामिल हो गए, मतलब वो राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब सवाल ये बनता है, क्या उनमें दल बदल कानून लगेगा, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा। तो क्या संविधानिक प्रक्रिया क्या है, राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर कैसे बनते हैं, किस आर्टिकल में उसकी चर्चा की गई है, और साथ ही साथ दल बदल में हम लोग ये देखेंगे क्या नॉमिनेटेड मेंबर पे दल बदल लगता भी है कि नहीं लगता है, और अगर लगता है तो क्या इन 3 मेंबर जो मेरे यहाँ आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, इन पर दल बदल लगेगा कि नहीं। पहले मैं आपको बता दूं खबर क्या है। खबर ये है कि उज्ज्वल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला और सी सदानंद मास्टर, ये तीनों राज्यसभा में नॉमिनेट हुए थे, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राज्यसभा में, अभी हम लोग बात करेंगे। ये तीनों ने क्या किया, बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लिया, है नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा के, लेकिन इन्होंने अब क्या कर दिया, ये बीजेपी पार्टी को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो अब सवाल ये क्या बना कि क्या इन पर दल बदल लगेगा या नहीं लगेगा, उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। अब देखिए, जो 71st बीपीएससी देने जा रहे हैं या फिर अन्य एग्जाम जो भी एग्जाम है, अब 2 तरह का सवाल पूछ सकता है। डायरेक्ट करंट अफेयर्स से सवाल आ सकता है। डायरेक्ट करंट अफेयर्स का मतलब ये है कि कौन अभी हाल फिलहाल में कौन 3 सदस्य राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड सदस्य थे वो बीजेपी ज्वाइन की, तो आपको ये नाम पूछ सकता है। लेकिन ये पूछने का संभावना थोड़ा कम है। इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स यहाँ पे ज़्यादा आ सकता है, जिसको मैं इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स बोलता है। ये कोरिलेट करंट अफेयर्स यहाँ से पूछ सकता है, जैसे पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, दल बदल कानून से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ से सवाल बन सकता है। आमूमन और स्टूडेंट को देखेंगे, जो मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, उनको लगेगा कि अच्छा ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन आप समझेंगे कि नहीं, ये पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स का एक तरह से क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, संविधान क्या बोलता है इसमें। ठीक है, तो ये 3 मेंबर ने, ये 3 सदस्य आप नाम लिख लीजिएगा, ये बीजेपी, ये क्या किया, बीजेपी ज्वाइन कर ली। ठीक है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ये ज्वाइन कर ली। ये तीनों कौन, तो ये तीनों हैं राज्यसभा के कौन, नॉमिनेटेड मेंबर, है ना। नॉमिनेटेड मेंबर, आपको पता है कि नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं इसको मनोनीत सदस्य बोलते हैं। देखिए, एक मेंबर होते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्टेड मेंबर। बहुत लोग इसका अंतर नहीं पता होगा, मैं बता दूं। इलेक्टेड मेंबर का मतलब होता है कि वो चुनाव में खड़े हुए, चुनाव लड़े, चुनाव जीते, तब वो वहाँ पे आएंगे, इसको बोलेंगे इलेक्टेड, मतलब इलेक्ट होकर के, है ना। वो निर्वाचित सदस्य हिंदी में इसको बोलेंगे कि निर्वाचन में भाग लिए और फिर वो निर्वाचित हुए, तब वो वहाँ के सदस्य बने। जैसे राज्यसभा में आपको पता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है वहाँ पे, कि जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, मतलब एमएलए विधायक जो होते हैं, वही क्या करते हैं, राज्यसभा के मेंबर को क्या करते हैं, चुनते हैं, वही है ना, इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो आप समझिएगा, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो राज्यसभा में जो होता है, क्या होता है, मैक्सिमम सदस्य कौन होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। लेकिन कुछ, है ना, कुछ मतलब कितना, 12 ऐसा प्रावधान किया गया हमारे संविधान में कि 12 सदस्य राज्यसभा में ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे, नॉमिनेटेड होंगे। क्या होंगे, नॉमिनेटेड। जैसे 245 सदस्य राज्यसभा में, टोटल मेंबर कितने हैं, 245। मैक्सिमम अगर पूछेगा तो 250, लेकिन 250 तो मैक्सिमम है, उतना तो है नहीं, तो 245। अब 245 में 12 सदस्य जो होंगे, 12 मेंबर जो होंगे, वो क्या होंगे, नॉमिनेटेड होंगे। नॉमिनेटेड का मतलब ये हो गया कि वो कोई चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। राष्ट्रपति उनको क्या कर देंगे, कोई भी जो अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट होंगे, मैं बताऊंगा किस क्षेत्र के एक्सपर्ट, उस एक्सपर्ट मेंबर को उसका एक्सपर्टीज देखते हुए उनको क्या किया जाएगा, नॉमिनेट किया, बस उसका नाम को नॉमिनेट किया जाएगा। अब नॉमिनेटेड मेंबर का प्रावधान क्यों रखा गया हमारे संविधान, क्या वजह होगा। वजह यह है कि एक राज्यसभा, आपको पता है अपर हाउस उसको बोलते हैं, है ना, उच्च सदन होता है, ये परमानेंट, है ना, इसको ये डिसॉल्व नहीं होता है, ये परमानेंट हाउस होता है, स्थायी सदन होता है। अब दरअसल बात यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़े अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनको चुनाव लड़ना ना आता हो, या फिर वो चुनाव लड़ने के इच्छुक ना हो, लेकिन उनका ज्ञान का फायदा, उनका एक्सपीरियंस का फायदा संसद को मिल पाए, राज्यसभा को मिल पाए, सरकार को मिल पाए। तो ऐसे एक्सपर्ट मेंबर, ऐसे 12 एक्सपर्ट मेंबर को राष्ट्रपति क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, ताकि वो वहाँ पे, है ना, अपना कुछ एक्सपीरियंस, अपना ज्ञान वहाँ पे शेयर कर पाए, तो ताकि ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो वो अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट रहेंगे। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग, है ना, सचिन तेंदुलकर को भी नॉमिनेट किया गया था, रेखा जो बॉलीवुड एक्ट्रेस, उनको भी नॉमिनेट किया गया था, बहुत, है ना, रंजन गोगोई साहब जो CGI, उनको भी नॉमिनेट किया गया था। तो खैर, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा
तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर है, ये लोग भी अपने फील्ड के क्या है, एक्सपर्ट मेंबर है। तो ये नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं, ये नॉमिनेटेड मेंबर को कौन चुनते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं ये किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मनोनीत, है ना, इसको क्या बोलते हैं, मनोनीत सदस्य। क्या बोलते हैं, मनोनीत सदस्य, ठीक है। तो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब ये बात कि 12 मेंबर जो होंगे, 12 मेंबर जो होंगे, ये नॉमिनेट किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा, ये बात किस आर्टिकल में लिखा हुआ है ना। एक सवाल ये पूछ सकता है आपसे, किस आर्टिकल में लिखा हुआ, तो ये बात लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 80 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। याद रखिएगा 80 क्लॉज 1, याद रखिएगा 80 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में ये बात लिखा है। क्या लिखा है कि राज्यसभा में 12 सदस्य क्या होंगे, नॉमिनेट होंगे, है ना। और किसके द्वारा नॉमिनेट होंगे, तो राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये क्या होंगे, नॉमिनेट होंगे। कितने सदस्य होंगे, 12 सदस्य होंगे। ये बात क्या कहा लिखा, आर्टिकल 80 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज कि ये 12 सदस्य कौन होंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एक्सपर्ट मेंबर होंगे। तो कहाँ के एक्सपर्ट होंगे, तो 4 विषय दिया गया, 4 विषय दिया गया कि इस 4 क्षेत्र के अगर एक्सपर्ट होंगे तो उनको नॉमिनेट किया जाएगा। कौन कौन सा, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस, है ना। अक्सर एग्जाम में ये सवाल पूछता है और ऑप्शन में स्पोर्ट्स दे देता है। क्योंकि सचिन तेंदुलकर नॉमिनेट हुए थे तो बहुत लोग सोचते हैं अच्छा स्पोर्ट्स भी होगा, तो स्पोर्ट्स नहीं। कितनों प्यार से एग्जाम में पूछे क्वेश्चन, आपको लग रहा है नहीं इतना प्यार से पूछा तो कभी स्पोर्ट्स रहा होगा, हम ही नहीं पढ़े होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। 4 ही है, क्या क्या, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। तो आप ध्यान रखिएगा, ये हम लोग कहाँ से पता चलता है कि ये भी आर्टिकल 80 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में लिखा है, नहीं, ये इस आर्टिकल में नहीं लिखा। ये इसका क्लॉज आर्टिकल ये 80 है लेकिन क्लॉज अलग है। तो ध्यान रखिएगा कि आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस से, ये 4 सेक्टर से, हिंदी में बोलते हैं कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, इस 4 क्षेत्र से लोग आते हैं। ये बात लिखा हुआ 80 क्लॉज 3 में, ठीक है, आर्टिकल 80 क्लॉज 3। तो ये 2 आर्टिकल आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर से रिलेटेड है। दोनों आर्टिकल राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर से रिलेटेड है। आपको मैं स्पष्ट कर दूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। आर्टिकल 80 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कहता है कि राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट होंगे, बस इतना ही। ये नहीं बताता है कि किस किस क्षेत्र से होंगे। आगे 80 क्लॉज 3 जो है ये बताता है कि ये आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस से होंगे। ये बात 80 क्लॉज 3 में, बात समझ पाए, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो दोनों आर्टिकल, दोनों क्लॉज को आप साथ में लेकर पढ़िएगा, तब आपको ये चीज समझ में आएगा। बात समझ में आ रहा है। जब हम लोग एक साथ बोलते हैं कि राज्यसभा के 12 सदस्य नॉमिनेट होंगे जो कि आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस से जुड़े होंगे, इसके पीछे 2 आर्टिकल है। समझ पाए बात को, ठीक है। तो 80 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में कहता है कि 12 सदस्य नॉमिनेट होंगे राष्ट्रपति के द्वारा, और 80 क्लॉज 3 कहता है कि ये किस क्षेत्र से होंगे, तो आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस। तो आपसे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, ये 4 सेक्टर से जो लोग आते हैं, ये किस आर्टिकल में वर्णन मिला, ऑप्शन में ये भी आर्टिकल देगा, तो इसको मत करिएगा, क्या होगा 80 क्लॉज 3। और अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि 12 सदस्य जो नॉमिनेट होंगे वो उसके लिए कौन सा आर्टिकल है, तो उसके लिए 80 क्लॉज 3 मत करिएगा, उसके लिए क्या कर दीजिएगा 80 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। क्लियर है चीज, है ना। तो ये तो हो गया मोटा मोटी इससे रिलेटेड बात नॉमिनेटेड मेंबर से। अब सवाल ये बनता है कि क्या इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा या नहीं होगा, है ना। एक सवाल ये बन सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ जैसा कि आपको पता होगा, मैंने कई बार पढ़ाया भी, ये बताया भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया था, 52nd अमेंडमेंट 1985, है ना। तो 52nd अमेंडमेंट 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। उसमें एक नया शेड्यूल को जोड़ा गया, 10th शेड्यूल, है ना, 10वीं अनुसूची जोड़ा गया हमारे संविधान में, ठीक है। और उस 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया। और आपको पता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है कि कोई भी अगर पार्टी जिस दल से वो चुनाव लड़ते हैं, बाद में वो अगर दल को, है ना, दल बदल बोलते हैं, दल को बदल लेते हैं, तो उनका मेंबरशिप क्या हो जाएगा, सदन का मेंबरशिप समाप्त हो जाएगा। जिससे क्या होगा, है ना, मेंबरशिप समाप्त हो जाएगा, तो फिर से उनको क्या करना पड़ेगा, अगर वो फिर से आना चाहते हैं सदन में तो फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, फिर से वहाँ पे इलेक्शन होगा। तो आप समझिएगा, क्या ये तो हो गया इलेक्टेड मेंबर पे। अदल बदल से रिलेटेड मैंने क्लास भी बनाया, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर पे दल बदल लगता है कि नहीं, तो हाँ लगता है। नॉमिनेटेड मेंबर पे भी दल बदल लगता है, दल बदल कानून लागू होता है। तो क्या आप बोलेंगे सर ये 3 सदस्य जो बीजेपी ज्वाइन कर लिए नॉमिनेटेड मेंबर है, क्या इनका मेंबरशिप समाप्त हो जाएगा? तो मेंबरशिप समाप्त होगा कि नहीं होगा, आप खुद बताइएगा। जैसे दरअसल क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, आप ध्यान रखिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ,
दल बदल, है ना, दल बदल कानून जो है, इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें ये नॉमिनेटेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर पे तो होता ही है, निर्दलीय पे भी होता है, ये नॉमिनेटेड मेंबर पर भी होता है। और आपको पता है कि राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं, पहले लोकसभा में होते थे 2 एंग्लो इंडियन, अब तो वो नहीं होते। तो लोकसभा में अब कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते, तो अभी हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं, तो नॉमिनेटेड मेंबर पे भी लगता है। यदि कोई नॉमिनेटेड मेंबर, समझिएगा, यदि कोई नॉमिनेटेड मेंबर जब ये नॉमिनेट हुए, नॉमिनेट होने के 6 महीने के भीतर, याद रखिएगा, 6 महीने के भीतर अगर ये कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लागू होगा। लेकिन 6 महीने के बाद अगर ये कोई पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो इन पे दल बदल कानून लागू, उसका एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इनका मेंबरशिप रद्द हो जाएगा। तो आप समझिएगा, लेकिन क्या है, 6 महीने के भीतर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सवाल ये बना कि ये 3 जो ज्वाइन किए हैं बीजेपी, तो अब ये हम आपको देखना पड़ेगा ना, इनका ये नॉमिनेट हुए कब, तो इनका नॉमिनेशन ज़्यादा दिन हुआ नहीं, ये जुलाई में, पिछले महीने में ही, अभी अगस्त चल रहा है, मतलब जुलाई में ही, ठीक से 1 महीना भी अभी नहीं हुआ, तो अभी जुलाई में ही क्या हुए थे, नॉमिनेट ही हुए थे। तो इसलिए इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। तो बहुत लोग ये भी सोच रहे कि सर नॉमिनेटेड मेंबर पे लागू होता है, ये पार्टी ज्वाइन कर लिया, इस पर लागू हो जाएगा, इसलिए कन्फ्यूज़ है बहुत लोग। इसलिए मैं आपका ये कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप बताइएगा, अगर कोई आपसे पूछेगा कि नहीं ये तो नॉमिनेटेड मेंबर में भी लगता है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो मान लीजिए थोड़ा बहुत पढ़ा है बोलेगा, तो आप बोलिएगा नहीं लगता है, लेकिन 6 महीना के बाद अगर ये पार्टी, यही 3 मेंबर का 6 महीना पार हो जाता, तब ये पार्टी को ज्वाइन करते, तब इन पे लगता। लेकिन 6 महीना के अंदर कभी भी 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, फिर एंटी डिफेक्शन लॉ इन पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका राज्यसभा से संबंधित, है ना, पार्ट था, ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित पार्ट था। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।